हाय दोस्तों, मैं बिमल सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिमल क्लासेस सिविल सर्विसेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री के अध्याय 10 के बारे में। इसका नाम है नए साम्राज्य और राज्य। यानी कि जो प्राचीन समय था उस समय नए साम्राज्य बने और कुछ राज्य भी बने, तो उनके बारे में आज चर्चा करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। तो इसी में जो प्राचीन भारत का इतिहास है हमारा, उसी में जब नए राज्य और साम्राज्य बने तो उसी में एक गुप्त काल और बना। गुप्त काल का जब उदय हुआ तो गुप्त काल के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा, कि जब कुषाण साम्राज्य चल रहा था तो कुषाण साम्राज्य के विघटन के बाद कुषाण साम्राज्य का पतन हुआ, तो उसके बाद जिस विकेंद्रीकरण के युग का प्रारंभ हुआ वह 4वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ तक चलता रहा। और पश्चिमी पंजाब में देखा जाए तो कुषाण वंश का शासन था, लेकिन पूरब की ओर उसका कोई भी प्रभाव नहीं था। कुषाण वंश का शासन था, ठीक है, पश्चिमी पंजाब में, लेकिन उसका पूर्व की ओर कोई भी प्रभाव नहीं था, कोई भी शासन नहीं था। गुजरात और मालवा के पश्चिमी भाग में शक अभी भी सक्रिय थे, यानी कि अभी भी शासन कर रहे थे, परंतु उनकी शक्ति का उत्तरोत्तर ह्रास होता जा रहा था। यानी कि जो शक थे उनकी शक्तियों का बिल्कुल पतन होता जा रहा था। उत्तरी भारत के शेष भूभाग में इस समय अनेक राज्यों एवं गणराज्यों का शासन था, और यह काल किसी महान सेनानायक की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए सबसे ज़्यादा सुनहरा अवसर प्रस्तुत कर रहा था। लेकिन परिणाम ये हुआ कि मगध के गुप्त राजवंश में ऐसे महान सेनानायक का उदय हुआ जिसे हम श्रीगुप्त के नाम से जानते हैं। तभी से हमारा गुप्त साम्राज्य का समय शुरू होता है। तो प्रभावती गुप्त के पुणे स्थित ताम्रपत्र अभिलेख में भी श्रीगुप्त का उल्लेख गुप्त वंश के आद्य राज के रूप में किया गया है, और लेखों में यह भी बताया गया है कि इसका गोत्र धारण बताया है। इसका जो गोत्र था श्रीगुप्त का वो धारण है, जो गोत्र था श्रीगुप्त का वो धारण है, और इनका शासनकाल लगभग 240 से लेकर के 280 ईस्वी तक रहा। ठीक है, 80 ईस्वी तक रहा। श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की, और इत्सिंग के अनुसार श्रीगुप्त ने मगध में एक मंदिर का निर्माण करवाया, और मंदिर के लिए 24 गांव दान में दिए थे इसने। किसने? श्रीगुप्त ने। ठीक है, और श्रीगुप्त के द्वारा ही धारण की गई उपाधि महाराज सामंतों द्वारा धारण की जाती थी, जिससे यह अनुमान लगाया गया है कि श्रीगुप्त किसी शासक के अधीन शासन करता था। ठीक है, तो श्रीगुप्त का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था घटोत्कच गुप्त। ठीक है, अब श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्त दोनों, जो पिता और बेटा दोनों थे, ये दोनों पूर्ण स्वतंत्र शासक नहीं थे। इस बात को याद रखना, ये दोनों पूर्ण स्वतंत्र शासक नहीं थे। ठीक है ना। तो इसके बाद जो है चंद्रगुप्त प्रथम, इसके बाद आया चंद्रगुप्त प्रथम। पहले इसको देख लीजिए, एनसीईआरटी में क्या बताया है आपकी में, कि गुप्त वंश की शुरुआत आज से लगभग 1700 वर्ष पहले हुई। कब हुई? 1700 वर्ष पहले। ठीक है, याद करने वाला पॉइंट। और इस वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे, और इस साम्राज्य का जो संस्थापक थे उनकी वंशावली निम्नलिखित दी गई है। सबसे पहले श्रीगुप्त आए, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त। तो चंद्रगुप्त के बारे में देखिए। चंद्रगुप्त का जो शासनकाल माना जाता है वो 319 ईसा पूर्व से लेकर के 350 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। और गुप्त वंश का प्रथम वास्तविक संस्थापक अगर माना जाए तो वो गुप्त वंश का प्रथम वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम ही था। घटोत्कच के पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य की नींव डाली। गुप्त साम्राज्य का प्रथम स्वतंत्र शासक जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण करके उन्होंने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, और हेमचंद्र राय चौधरी ने इन्हें द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक माना था।
जो चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईसा पूर्व में गुप्त संवत की स्थापना की, जिसका उल्लेख मथुरा अभिलेख में देखने को मिलता है। चंद्रगुप्त प्रथम शासक था जिसने सोने का सिक्का चलवाया, जिसके एक और चंद्रगुप्त कुमार देवी का पुत्र चित्र व दूसरी ओर लक्ष्मी का चित्र अंकित था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था और चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात उसका पुत्र समुद्रगुप्त गुप्त शासक बना। तो समुद्रगुप्त का शासनकाल जो था वो 350 ईसा पूर्व से लेकर के 375 ईसा पूर्व तक का था। और इनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि आपकी एनसीईआरटी ने इतना डिटेल में नहीं दिया है, केवल फैक्ट के रूप में एक पॉइंट वाइज बताया गया है। ठीक है, डिटेल में हम पढ़ेंगे जब स्टैंडर्ड लेवल से हम इनका जो मेंस के अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन को लेकर के चलेंगे, उसमें हम इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो समुद्रगुप्त का जो शासन था वो 350 ईसा पूर्व से और 375 ईसा पूर्व तक चला। और इसके बारे में मैं और थोड़ा सा बताऊंगा कि इसको जो उपाधियाँ मिली थी वो एक अश्वमेध, पराक्रमांक, अप्रचरथ और व्याघ्र पराक्रम के 4 उपाधियाँ इसको मिली थी। ठीक है, इसके बाद आता है आपका समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त आपका हो गया। इसके बाद आता है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते थे और जिसका शासनकाल रहा है 375 ईसा पूर्व से लेकर के 415 ईसा पूर्व तक। इसको भी उपाधियाँ मिली थी, एक विक्रमांक की, विक्रमादित्य, परम भागवत की। ठीक है, ये 4 उपाधियाँ इसको मिली थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय को और नामों से भी जाना जाता था, वो थे एक देवगुप्त, देवराज और एक देवश्री। इन नामों से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, अब है आपका कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त जो था जिसका शासनकाल चला 415 ईसा पूर्व से लेकर के 455 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसको उपाधि भी मिली थी एक महेंद्रादित्य की, महेंद्रादित्य की इसको उपाधि मिली थी। ठीक है, और सत्रादित्य को कुमारगुप्त की उपाधि महेंद्रादित्य का समानार्थी माना गया है। ठीक है, इसके बाद है आपका स्कंदगुप्त। कौन है? स्कंदगुप्त। और इसका शासनकाल रहा 455 ईसा पूर्व से लेकर के 467 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा है। इसको उपाधियाँ मिली, देखो विक्रमादित्य की मिली जो कि सिक्कों पर हमें मिली है साक्ष्य के रूप में, विक्रमादित्य की मिली जो कि भीतरी अभिलेखों से मिली है, और शक्रादित्य की मिली जो कहोम स्तंभ लेख से हमें मिली है। और स्कंदगुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक भी माना जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी ने बताया है कि गुप्त काल के बारे में ज्यादा जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है, जो कि लगभग 1700 साल पहले समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हर्षेण ने लिखा है। यह वर्तमान इलाहाबाद में है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हर्षेण। उसी ने लिखा है इस चीज को कि लगभग 1700 साल पहले, ठीक है, कि गुप्त काल के बारे में ज्यादा जानकारी प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। और ये कहाँ पर है? वर्तमान में इलाहाबाद में। प्रशस्ति एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। क्या अर्थ होता है प्रशस्ति का? प्रशंसा। और अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं। समुद्रगुप्त के पिता का नाम चंद्रगुप्त था, जो गुप्त वंश के पहले शासक थे और उन्होंने महाराजा द्राज की उपाधि धारण की थी। उनकी माता का नाम था कुमार देवी, जो लिच्छवीगढ़ की राजकुमारी थी। समुद्रगुप्त एक वीर योद्धा था। उसका शरीर युद्ध में लगे भालों, तीरों, तलवारों इत्यादि से लगे घावों के कारण अत्यंत सुंदर दिखाई देता था। समुद्रगुप्त बहुत ही शक्तिशाली और वीर योद्धा माना गया है। ठीक है, उसका जो शरीर था पूरा भालों से, तलवारों से और तीरों से पूरा, एक बोलते ना छिदा हुआ शरीर, तो वो पूरा छिदा हुआ है और उससे वो अत्यंत सुंदर दिखाई देता है घावों के उसके। समुद्रगुप्त के उत्तर विजय को आर्यावर्त कहा जाता है और इनमें 9 शासक आते हैं तथा इनको मिलाकर पूरी तरह अपने साम्राज्य में मिला लिया था। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्तों ने जारी किए, मैंने अभी बताया था आपको। और उसकी दक्षिण विजय को दक्षिणावर्त के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें 12 शासक आते हैं। समुद्रगुप्त ने इन्हें जीतकर इनका राज्य शासन करने के लिए वापस लौटा दिया था। पहले तो जीत लिया समुद्रगुप्त ने, फिर इनको शासन करने के लिए वापस लौटा दिया। पड़ोसी आंतरिक देशों में असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम,
कि कई गण तथा संघ समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे। ठीक है, पड़ोसी आंतरिक देशों के में जैसे असम है, तटीय बंगाल है, नेपाल है, उत्तर पश्चिम है और कई गण भी हैं, संघ भी हैं, जो कि समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और समुद्रगुप्त की आज्ञाओं का पालन किया करते थे और दरबार में हमेशा उपस्थित रहते थे, तत्पर रहते थे। तो बाह्य इलाकों के शासक शक, कुषाण थे तथा इनमें श्रीलंका के शासक थे, जिन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह समुद्रगुप्त के साथ कर दिया था। समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो बहुत ही पराक्रमी था। उसके बारे में सिक्कों तथा अभिलेखों से पता चलता है और उसका दरबार विद्वानों से भरा हुआ था, जिसमें पश्चिम भारत में सैन्य अभियान किया और अंतिम शासक को पराजित किया। ठीक है, कवि कालिदास तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उसके दरबार में रहते थे। अब है आपका हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित, तो इसमें आपको हर्षवर्धन और हर्षचरित के बारे में बताया गया है। तो हर्षवर्धन का जो शासनकाल था वो 606 ईसा पूर्व से लेकर के 647 ईसा पूर्व तक रहा था। ठीक है, वह प्रभाकर वर्धन और यशोमती का पुत्र था। हर्षवर्धन अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में गद्दी पर बैठा था और वह थानेश्वर के वर्धन यानी कि पुष्यभूति वंश था, उससे संबंध रखता था। और हर्षवर्धन का बड़ा भाई था राज्यवर्धन। उसकी बहन राजश्री का विवाह जो था कन्नौज के मौखरी शासक ग्रहवर्मन के साथ हुआ था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो हर्षवर्धन ने करीब 1400 वर्ष पहले शासन किया था। उसके दरबार में उसकी जीवनी हर्षचरित से पता चलता है कि हर्षचरित उसके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में लिखी थी जो। और चीनी यात्री हेनसांग या सुएनसांग, यहाँ पे देखना, इस चीज को नोट करना, इस पॉइंट को कि हेनसांग को यहाँ पे सुएनसांग बोला गया है, एनसीईआरटी ने सुएनसांग बोला है। तो चीनी यात्री हेनसांग या सुएनसांग काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उसने हर्ष के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। हर्ष अपने पिता तथा भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेश्वर का राजा बना था। हर्ष का बहनोई कन्नौज का राजा था, जिसको बंगाल के शासक ने मार डाला। तब हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया था और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। इसकी बहन का नाम मैंने भी बताया था कि राजश्री था। ठीक है, और हर्ष को मगध तथा बंगाल पर सफलता मिली, किंतु दक्षिण में वह असफल रहा। जब उसने नर्मदा नदी को पार कर दक्षिण में बढ़ने की कोशिश की तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उसे रोक लिया था। ठीक है, उसके बाद है पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। तो पल्लव तथा चालुक्य इस समय के दक्षिण के प्रमुख शासक हुआ करते थे। पल्लव और चालुक्य इस समय के दक्षिण के प्रमुख शासक हुआ करते थे और पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांची तथा कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में पड़ता था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी और यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी माना जाता है। धीरे धीरे वह धार्मिक केंद्र भी बन गया था। और पुलकेशिन द्वितीय चालुक्यों का सबसे बड़ा तथा प्रसिद्ध राजा माना जाता है। उसके बारे में उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित ऐहोल प्रशस्ति से पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय को उसका राज्य उनके चाचा से मिला था। पिता से नहीं बल्कि चाचा से पुलकेशिन द्वितीय को राज्य मिला है, ऐसा रवि कीर्ति ने ऐहोल प्रशस्ति में लिखा है। रवि कीर्ति के अनुसार उसने पूर्व तथा पश्चिम दोनों इलाकों में अपने अभियान चलाए तथा हर्षवर्धन को भी पराजित किया था। पुलकेशिन ने पल्लव शासक को भी पराजित किया, जिसे मंदिर के पीछे छुपना पड़ा था। ठीक है, पल्लव तथा चालुक्यों को आपसी शत्रुता ने दोनों को अंततः दुर्बल कर दिया और उनका स्थान चोलों एवं राष्ट्रकूटों ने ले लिया। पल्लव और चालुक्यों के बीच जो है बहुत बड़ी शत्रुता चल रही थी और इस चीज़ का फायदा किसने उठाया? चोल और राष्ट्रकूटों ने फायदा उठा करके इस शत्रुता का उन्होंने उनके शासन पर अपना कब्जा जमा लिया था।
इन राज्यों का शासन कैसे चलता था? तो प्रशासन की पहली इकाई गांव हुआ करता था, यानी कि शासन करने की जो पहली इकाई है वो यहाँ पे गांव को माना गया है। और उस समय ज़्यादातर पद अनुवांशिक हो गए थे। जैसे कवि हर्षिण के पिता महादंडनायक थे, इसलिए कवि को भी वह पद विरासत में मिला। ठीक है, जो कवि हर्षिण था उसके पिता महादंडनायक थे, इसलिए कवि को भी वह पद विरासत में मिला, क्योंकि आनुवांशिक हो गए थे पद जो थे। कई बार एक ही व्यक्ति कई पदों पर काम किया करता था, जैसे हर्षिण न्यायाधिकारी के साथ साथ कुमारामात्य और महासंधिविग्राहक यानी कि युद्ध और शांति का मंत्री, इनके सभी का कार्य भी किया करता था। नगर श्रेष्ठ यानी कि मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता। प्रथम कुल के यहाँ पे प्रथम कुल को मुख्य शिल्पकार बोला गया है। कायस्थों यानी कि लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। ठीक है, सेना नायकों को कई नियमित वेतन नहीं मिलता था और बदले में इनमें से कुछ सेना नायकों को भूमि दान दिया जाता था। यानी कि जो सेना नायक हुआ करते थे उनको कोई भी वेतन नहीं दिया जाता था, उस सेना नायक के पद के बदले इनको कुछ भूमि दान कर दी जाती थी। और जो भूमि दान की है उससे वो सेना नायक कर वसूलते थे। कर क्यों वसूलते थे? क्योंकि जो सेना रखते थे वो सेना और घोड़ों की देखभाल आसानी से कर सकें। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे और इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। ठीक है, दक्षिण के राज्यों में सभाएं, तो इनमें से एक था ब्राह्मण, जो कि भूस्वामियों का संगठन जिसे सभा कहते थे। जिन इलाकों को भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहां पर उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंतर्गत। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था नगरम। तो पूछा जा सकता है कि नगरम किसका नाम था? तो व्यापारियों के संगठन का नाम था नगरम। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों को देखरेख आदि का काम किया करती थी। यानी कि जो सभाएं हुआ करती थी उप समितियों के जरिए, वो सिंचाई का, खेती बाड़ी का, उनसे जुड़े सभी काम, सड़क का निर्माण, स्थानीय मंदिर, इन सभी की देखरेख का कार्य किया करती थी सभाएं और उप समितियाँ। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये चैप्टर की समरी आपको समझ में आई होगी। मैं श्योर गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये समरी देखने के बाद आपको एनसीईआरटी की बुक बिल्कुल भी नहीं पढ़नी पड़ेगी। और मैं बताऊंगा आपको कि इससे पहले के 9 अध्याय यूट्यूब पर अपलोड हैं जिन्हें आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हो। तो ये आज आपका 10वां अध्याय था और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहीं हमारे एप्लीकेशन का लिंक भी अवेलेबल है जहाँ दोनों में आप रजिस्टर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।